हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन गैसेस। ये जो है बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर। इसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे गैस के, वो उनको कंसीडर किया जाता है इलास्टिक स्फीयर्स। और जब कोलिजन होता है तो हम अज्यूम करते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो रिजिड हैं, नॉन इंटरेक्टिंग हैं और उनका जो डायामीटर है वो सिग्मा है। ठीक है। और वैसे तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो सभी अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, उनकी सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। लेकिन जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में करा था, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज को डिस्कस करा था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हम एक एक की जो वेलोसिटी है वो इस तरह से हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको कैलकुलेट करना, तो हम एवरेज वेलोसिटी उसको कंसिडर करते हैं, जो कि है v। ठीक है। रिजिड है एज अ स्फेरिकल। अगर दो हैं तो इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी। इसका जो डायामीटर है वो सिग्मा है और इनकी जो वेलोसिटी है जिसके साथ ही मूव कर रहे हैं वो एवरेज वेलोसिटी है। इस हिसाब से एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया कि हर मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है जिसके साथ वो जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है वो होगी हमारी v। तो इसमें हम सबसे पहले गैस मॉलिक्यूल की कुछ कोलिशन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जिनमें कि हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कोलिशन डायामीटर, कोलिशन नंबर और थर्ड वन इज कोलिशन फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोलिशन डायामीटर को। कोलिशन डायामीटर के लिए हम पिक्चराइज करते हैं कि जैसे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं। वैसे तो इनका डायमीटर थोड़ा सा अलग है, पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि डायमीटर सेम है इनका। तो जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं इस तरह से, ठीक है ना, तो क्या होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी है, न्यूक्लियस भी है। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम रह जाता है तो कुछ रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट में आती हैं। जैसे कि आउटर साइड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे, जो सेंटर में इसका न्यूक्लियस है उसमें रिपल्शन होगी, इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन होंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक जब ये दोनों आपस में क्लोज आएंगे तो एक सर्टेन लिमिट के बाद ये और ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते हैं। मे बी दैट डिस्टेंस इज दैट स्पेस इज वेरी माइन्यूट। तो उस केस में क्या होगा, कोलिजन डायमीटर हम कैसे निकालेंगे इसमें कि सपोज ये दो बॉल्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ इस तरह से। ये दोनों क्लोज आए, ठीक है। जब ये क्लोज आए तो इस तरह से कोलिजन से जस्ट पहले क्या होगा, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इसका डायमीटर जो है वो सिग्मा है, इसका भी डायमीटर सिग्मा है। ठीक है, सेम अगर हम इसको अज्यूम कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास ये हाफ ऑफ सिग्मा होगा। उसी तरह इसके सेंटर से ये डिस्टेंस जो है वो भी हाफ ऑफ सिग्मा होगा और ये कंप्लीट हो गया हमारे पास सिग्मा। ठीक है, तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि हमारा है सिग्मा। इसको हम बोलते हैं कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर कैसे बोलते हैं ये भी बताती हूँ आपको। अब मॉलिक्यूल जो है इस तरह से इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, हर तरफ से आया। ठीक है, हर हर डायरेक्शन से आया। तो उस केस में क्या होगा, जो कोलिजन डायमीटर है वो क्या है, यहां से देखो आप। देखो, ये जो है यहां से लेके यहां तक, इसके सेंटर से सेंटर तक ये है सिग्मा। तो ये है इसका न्यूक्लियस यहां से। अच्छा, ये है आपका बॉल का स्फीयर सेंटर में। और ये जो डिस्टेंस है जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक इमेजिनरी स्फीयर, जो कि बता रहा है कोलिजन ऑफ वन मॉलिक्यूल बाय अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो रेडियस है,
ये क्या हो गया हमारा कोलिजन डायमीटर हो गया। अब इस पॉइंट के बाद जब ये दोनों इस तरह से बिल्कुल क्लोज हैं, विसिनिटी में है, उसके बाद जब ये और क्लोज जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी कि ये एक दूसरे के साथ, इसको हम बोलेंगे कोलिजन। जब बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस जो है में आएंगे तो ये एक दूसरे को बाउंस बैक कर देंगे। ठीक है, तो ये जब बाउंस बैक होंगे उसको हम बोलते हैं कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो डिफ्लेक्शन आफ्टर कोलिजन या बाउंस बैक आफ्टर कोलिजन। तो इसी चीज को अब हम किस वे में पिक्चराइज कर सकते हैं, ये हमारा वे है। इस तरह से अगर एक मॉलिक्यूल इधर है, उसी तरह से ऊपर वाली साइड से भी है ना हमारे पास पॉसिबिलिटी, नीचे वाली साइड पे भी है। तो अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास इस तरह से जो है वो स्फीयर्स, बहुत सारे स्फीयर्स जो हैं वो होंगे। ठीक है ना। और उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है, वो है क्रॉस सेक्शन। किसका क्रॉस सेक्शन है ये? कोलिजन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कोलिजन के बाद हमारे पास जो एरिया बचता है, अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे हम निकाल देते हैं कि जैसे हमारे पास ये पॉसिबिलिटी थी, ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास इसके ऑल अराउंड सारी पॉसिबिलिटी बनती है। और ऐसे केस में अगर हम इसको परपेंडिकुलर इस तरह से काट देते हैं, तो जब काटते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कि इस तरह से सर्कुलर डिस्क बन जाती है ना। तो इस तरह बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो इनके ऊपर है, तो बहुत सारी सर्कुलर डिस्क जो होंगी वो इसके ऊपर स्टैक होंगी। ठीक है, इस तरह से। तो उसकी हाइट सपोज अगर हम मान लेते हैं कि वो h हाइट है, इसको हम जैसे ये हमारा टॉप व्यू है, इसको हम साइड व्यू में अगर देखेंगे तो हमारे पास ये एक सर्कुलर डिस्क है, ये वाली जो साइड पे, तो ऐसी बहुत सारी सर्कुलर डिस्क जो है वो स्टैक होंगी और इस तरह से लग जाएंगी। ठीक है ना। तो ये हमारी किसकी शेप ले ली? एक सिलेंडर की शेप ले ली ना, ये सिलेंडर की शेप ले ली। और ये जो हमारा स्फेरिकल से कट करने के बाद सर्कुलर डिस्क बनी, इसका जो एरिया होगा वो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी है सर्कुलर डिस्क है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आर क्या चीज है? इस सर्कल का आर है हमारा सिग्मा, तो हम आर की जगह पे लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर। ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर हम सिलेंडर का वॉल्यूम की बात करें, तो जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स वो हैं, तो वो यही है ना जहाँ पे ये कोलाइड कर रहे हैं, तो उसी से ही तो हमारे पास सिलेंडर बना, सिलेंडर की शेप बनी है। तो वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे कोलिजन हो रहा है वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम में है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके अकॉर्डिंग जो एच है हमारा, ये इसको हम ले लेते हैं बी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्यों? क्योंकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डायरेक्शन से आ रहे हैं विद सम स्पीड, तो वो हमारे पास डिस्टेंस कैसे बनाएंगे? अच्छा ये पहले देखो, डिस्टेंस कैसे बनाएंगे? हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम जो यहाँ पे कोलिजन की बात कर रहे हैं, कोलिजन अगर हम एक सेकंड में देखते हैं कि 1 सेकंड में कितना कोलिजन हो गया, तो हमारे पास t इज इक्वल टू 1 सेकंड हो गया, तो v इज इक्वल टू d आ गया ना, डिस्टेंस आ गया। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो वेलोसिटी है वही डिस्टेंस होगा। तो ये हमारा जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर एच। आर जो हो गया इसका ये वाला, ये हो गया सिग्मा। ठीक है, ये जो टर्म्स है हमारे पास जो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है, इसको हम आगे यूज करेंगे। ये डायमीटर वगैरह मैंने सारा आपको बता दिया, कोलिजन डायमीटर क्या होता है, ये कोलिजन के बाद जो हमारा डायमीटर है। ठीक है, आगे हम जो सेकेंड टर्म यूज करेंगे वो है हमारी कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर, कोलिजन नंबर जो है इसको हम डिनोट करते हैं एनसी से। तो ये होता क्या है कि नंबर ऑफ कोलिजन, कोलिजन नंबर, नंबर ऑफ कोलिजन बाय अ मॉलिक्यूल with other molecules in 1 second. ठीक है, number of collisions by a molecule with other molecules in 1 second. ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एनसी के साथ। और इसी के साथ हम पहले टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं दूसरी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसको डिनोट करते हैं Z के साथ, Z के साथ। तो ये भी सेम ही चीज है, नंबर ऑफ कोलिजन बाय मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड, बट कितने? एक यूनिट वॉल्यूम में। 1 यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलिजन्स होंगे
1 सेकेंड में, वो होगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे हम इन दोनों की एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। कोलिजन नंबर की डेरिवेशन करते हैं पहले हम। कोलिजन नंबर विच इज NC। चलो इसकी डेरिवेशन करने से पहले वही वाला जो सिलेंडर वाला डायग्राम हमने बनाया था एक बार फिर से यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से, क्योंकि इसका यूज यहाँ पे हम करेंगे। ये है सिग्मा, ये हो गया H, तो इसका वॉल्यूम हो गया हमारे पास सिग्मा पाई सिग्मा स्क्वायर। H की जगह पे क्या है हमारा? V। यहाँ पे भी हो गई V, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है कि नहीं? अब हम बोल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, अज्यूम करते हैं हम कि एक मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ जाके कोलाइड कर रहा है इस तरह से। ठीक है, किसी के साथ भी पहले कर सकता है। ये मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड कर रहा है बाकियों के साथ। तो इस यहाँ पे आती काइनेटिक थ्योरी। इट इज बेस्ड अपॉन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये मोशन में है, बाकी सारे जो हैं उनकी पोजीशन, बाकी जो मॉलिक्यूल हैं जैसे उनकी पोजीशन जो है वो हमने फिक्स कर दी है। ठीक है, अज्यूम कर लिया कि बाकी सारे फिक्स हैं, अपनी अपनी जगह पे हैं, ये मॉलिक्यूल जाके उनके साथ कोलाइड करेगा अलग अलग जगह पे जाके। उस केस में क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये सारे रिजिड स्फीयर्स कंसीडर कर रहे हुए हैं हमने। ठीक है, और इसका जो कोलिजन डायामीटर है जैसे हमने पिछले स्लाइड में ड्राइव करा था वो है हमारे पास सिग्मा। इसको यहाँ पे हम लगाते हैं कि एक गैस जो है जिसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एक यूनिट वॉल्यूम में, सपोज है ना, n मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम हो गया यहाँ पे। तो उस केस में यही तो होती है ना हमारी कोलिजन नंबर होते हैं। तो NC जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वो है हमारे पास √2 पाई सिग्मा स्क्वायर V इंटू N। ये है इसका एक्सप्रेशन की हमने डेरिवेशन करनी है। तो डिराइव करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस सिनेरियो को देखते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? इतना होता है। तो इतने में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? ठीक है कि नहीं? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी, वॉल्यूम जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है ये मल्टीप्लाइड बाय n। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं एक मॉलिक्यूल जो अदर मॉलिक्यूल के साथ कर रहा है 1 सेकेंड में, उसकी हमारे पास वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस आगे अलग अलग आ जाती हैं कि हमने जब वेलोसिटी निकालनी है तो ये एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे को अप्रोच कर रहा है, वो कौन सी डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है, किस एंगल में अप्रोच कर रहा है। तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है, फर्स्ट जो हमारा केस है वो है ग्लैंसिंग कोलिजन का। ग्लैंसिंग कोलिजन। अब जो ग्लैंसिंग कोलिजन है वो क्या होता है कि वो हम सोच रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो वो क्या कर रहे हैं? ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो किधर जाएंगे? ऐसे ऐसे आ रहे हैं, और ये धीरे 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 बहुत कम एंगल जो है इन दोनों के बीच में है, और ये किसी पॉइंट पे जाके टकरा जाएंगे, और जब टकरा जाएंगे तो किधर चलेंगे? सीधे चलेंगे। ठीक है कि नहीं? तो इस केस में आपका जो एंगल है जिसको हम थीटा मान लेते हैं वो होगा हमारा 0 डिग्री। इसकी पिक्चराइजेशन कैसे करते हैं हम? सपोज ये है हमारे मॉलिक्यूल्स, तो ये इस तरह से है। ठीक है, ये दोनों जब मूव करेंगे एक दूसरे के साथ कैसे जाके टकराएंगे? इसी एंगल बहुत कम है इन दोनों का। ये देखो अभी टकरा गए। इधर को देख लेते हैं हम इस साइड से। ये देखो जैसे ये नीचे की तरफ आएंगे, ओके हो गया कोलिजन। ये देखो ये तो डाइवर्ट हो गई। स्पीड दोनों की सेम होनी चाहिए ना, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो जैसे ये इस तरह से आएंगे, मैं इसको खुद मैनुअली करके बता देती हूँ। इस तरह से आते जाएंगे क्लोज आएंगे, धीरे धीरे क्लोज आएंगे, तो एक पॉइंट आएगा जैसे ये ऐसे
कोलाइड करेंगे और उसके बाद क्या होगा, सीधा मूव करेंगे। ठीक है, यही हमारी ये कंडीशन है, ये है हमारा ग्लैंसिंग कोलिजन। तो इस केस में हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, सपोज ये मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, बट हमने यहाँ पे अज्यूम करा हुआ है कि इन दोनों की वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी सेम है, तो वो हो गई हमारे पास v। ठीक है, तो जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। सपोज एक वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है, तो हम इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड होल अंडर द रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज को लगा देते हैं, तो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आ जाएगी v1 का स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, v2 का स्क्वायर भी v स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू v1 और v2 दोनों v है तो 2 फिर से v स्क्वायर हो गया cos ऑफ 0 डिग्री, cos ऑफ 0 डिग्री होल अंडर द रूट। तो ये हमारे पास हो गई वैल्यू 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, cos 0 होता है 1, तो होल अंडर द रूट वैल्यू हो गई 0। इस केस में हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आ गई 0। ग्लैंसिंग कोलिजन की फॉर्म की कंडीशन में हमारी रिलेटिव वेलोसिटी केम आउट टू बी 0। अब सेकंड हम सिनेरियो जो एज्यूम करते हैं वो हम करते हैं हेड ऑन कोलिजन का। देखिए इस केस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट ऑफ करते हैं एक दूसरे को, रोकते नहीं है, नो स्टॉपेज इज देयर और नो बाउंस बैक। क्योंकि ये देखो ना, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर आपको क्रिएट करके बताई थी, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे लेकिन वो सीधे चलते जाएंगे वापस, ना ही वो रुकेंगे और ना ही वो बाउंस बैक करेंगे वापस, तो जा नहीं रहे थे। तो ये इसके की पॉइंट्स हो जाते हैं ग्लैंसिंग कोलिजन के। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे करते हैं सेकेंड कंडीशन, हेड ऑन कोलिजन। सेकेंड कोलिजन करते हैं हेड ऑन। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन इज वेरी सिंपल, मैं आपको पिक्चराइज करके बताती हूँ। से ये हेड ऑन हो गया। ठीक है, अगर इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, इस तरह से जोर से आएंगे, इस तरह से, देखा कैसे डिफ्लेक्ट होता है, इस तरह दोनों बाउंस बैक हो रहे हैं। अगर एक को मैं स्टिल कर लेती हूँ, हुआ बाउंस बैक, हुआ बाउंस बैक, देखो हुआ ना, इसी तरह से ये दूसरा भी बाउंस बैक होगा। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक तो आ रहे हैं, डायरेक्शन दोनों के ऑपोजिट है ना, ये एक एक्सिस के नेगेटिव साइड में आ रहा है, ये दूसरे एक्सिस के पॉजिटिव में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन बनती है रिलेटिव वेलोसिटी की, v रिलेटिव इज इक्वल टू, यही वाली चीज हम लगाएंगे, ये है हमारा डायग्राम, एक इस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है। ठीक है ना, तो जब इनका कोलिजन होगा आपस में, यहाँ पे कोलिजन होगा तो एक इधर चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा। इधर ये एंगल जो है सेम भी हो सकता है, 180 पे भी जा सकता है, बट हम एक दूसरे को अप्रोच करने का एंगल पहले देख रहे हैं। हम लोग इन दोनों का अप्रोच करने का एंगल क्या है, 180 है। देख रहे हैं आप, ये कितना है, 180 है। इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो इसमें इस केस में क्या है, हमारे पास वेलोसिटी दोनों की एवरेज है v है, यहाँ पे हम उसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, अगेन v1 v2 सेम ही है। अब cos क्या है, एंगल बताया 180 डिग्री, होल अंडर द रूट, ये हो गया 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, cos 80 होता है हमारे पास -1, तो ये हो गया -1, 2v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2v स्क्वायर अंडर द रूट 4v स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि 2v आ गई हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। हेड ऑन कोलिजन में हमारे पास जो वेलोसिटी आई रिलेटिव, उसकी वैल्यू है 2v। ठीक है, तो इसके की पॉइंट क्या है, हेड ऑन कोलिजन के की पॉइंट्स क्या है कि जब इन दोनों में कोलिजन होगा तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, बाउंस बैक हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं, क्योंकि हम लोग इसका जो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड हम कंडीशन देखते हैं, कोलिजन एट राइट एंगल्स, जिसमें कि एक जो है वो इस तरफ से आ रही है और दूसरी जो है मॉलिक्यूल वो इस तरफ से आ रहा है, इस तरह से इन दोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। कोलिजन एट 90 डिग्री या राइट एंगल्स, मैंने वैसे ही पहले आपको बता दिया, एक इस तरफ से आएगा, इस तरफ से होगा ना।
दोनों की अगर वेलोसिटी सेम हो गया, ठीक है। जैसे वो टच करते हैं कोलिजन, जितनी ज्यादा स्पीड होगी कोलिजन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इस केस में हमारे पास जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो इसकी जो v रिलेटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी है, वो कितनी आएगी, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, v1 v2 v ही है, और cos ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। cos 90 हमें पता होता है 0, cos 90 इज 0। तो वैल्यू हो गई हमारे पास 2v स्क्वायर, ये पूरी टर्म 0 अंडर द रूट, v जो है वो रूट से बाहर आ गया और हमारे पास वैल्यू बच गई 2 रूट ऑफ v। ये है रिलेटिव वेलोसिटी इन केस ऑफ कोलिजन एट 90 डिग्रीज और राइट एंगल्स, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू जो है वो एक बार आपको नोट डाउन करनी है। पहले हमारा 0 डिग्री पे था जिसका ग्लैंसिंग कोलिजन था, उसकी हमारी वेलोसिटी जो थी वो रिलेटिव 0 आई थी। फिर हमारा 180 पे था जब हेड ऑन कोलिजन हुआ, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो थी वो हमारे पास आई थी 2v। और जब 90 डिग्री राइट एंगल्स पे हुआ, उसकी हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आई है रूट ऑफ 2v, ठीक है। आगे हम इसी चीज का यूज करते हैं, इनकी कंडीशंस को लेकर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आगे देखिए कि जैसे हमारे पास वो सिलेंडर में मॉलिक्यूल्स हैं, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों जो है वो 0 डिग्री पे आए या 180 डिग्री पे आए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि राइट एंगल पे आए या 90 से थोड़ा सा कम हो जाए या कैसे भी है। तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है वो बाकी सभी फिक्स के साथ कोलाइड कर रहा है, कभी इधर जा 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 रहा है, कभी इधर। तो ऐसी मूवमेंट में जो जिगजैग मूवमेंट है यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी है 0 डिग्री और 180 के। तो हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी बचती है वो बचती है 90 डिग्री की वाली, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हम उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आ जाएगी रूट 2v। तो जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था जिसमें कि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इन द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, वो हमारा फॉर्मूला था पाई सिग्मा स्क्वायर v इंटू एन, ठीक है। यहाँ पे जो v है एवरेज वेलोसिटी, इसको हम रिप्लेस करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2v इंटू एन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कोलिजन नंबर है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय अ मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर v एन, ठीक है। इसी तरह से आगे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे डिराइव करते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, कोलिजन नंबर का। कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग देखते हैं कि पहले हमने कंसीडर किया था कि बाकी सारे मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स हैं, एक ही मॉलिक्यूल जब वो कोलाइड कर रहा है कभी किधर जाके, हर डायरेक्शन में जाके। बट ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही कोलाइड करे, बट होता क्या है कि सारे मोशन में होते हैं, कभी ये कोलाइड कर रहा, कभी ये कोलाइड कर रहा, कभी कोई कर रहा, कभी। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होते हैं वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की वजह से नहीं होते, सभी की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर जो कोलिजन नंबर है वो एक की वजह से है, तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी फिर, एन सी मल्टीप्लाइड बाय एन। ये 1 मॉलिक्यूल के लिए था, ये n मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया। तो हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं n के साथ, सिग्मा स्क्वायर अब n स्क्वायर हो गया v, ठीक है कि नहीं। अब देखिए जब हमने एक कोलिजन अज्यूम कर रहे हैं, चाहे ये कोलाइड कर रहा है चाहे ये कोलाइड कर रहा है, दोनों कोलाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन है जिसमें कि 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो ये 2 की वजह से मिनिमम तो हमारे पास 2 का कोलिजन हो रहा है ना, तो 2 की वजह से हमारे पास जो वैल्यू है वो ये आ रही है। तो अगर हम 1 मॉलिक्यूल का कंसीडर करते हैं कि 1 मॉलिक्यूल की वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरी टर्म का हाफ हो जाएगा। तो रूट 2 बाई 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर वी। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये है रूट 2, इसको हम रूट टू लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर वी। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन गया 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर वी। ये हमारा हो गया Z, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड इन सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, ठीक है।
अब आगे हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो यही फाइनल एक्सप्रेशंस हैं, बट हम लोगों को पता है कि ये हमारे पास रूट ऑफ 2v जो आया था ये इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी आया था। तो v जो है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। हम वहां पे जब पिछले लेक्चर्स में हमने एवरेज वेलोसिटी की डेरिवेशन करी थी तो हमारे पास जो v की वैल्यू आई थी वो आई थी 8RT/πm होल अंडर द रूट। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज में एक्सप्रेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तब हमारे पास जो z है यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2 पाई 8RT/πm 1/2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास बच जाएगा, ये भी हमारे पास √2 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा हमारे पास 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर πRT/m। ये है फाइनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन तो आ गए हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं और प्रेशर देख लेते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का देखिए हमारे पास जो एक फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विद राइज इन टेम्परेचर z की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसके साथ ही बढ़ जाएगी। अगर हम इसके अकॉर्डिंग ना देखें, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ना देखें, इसी के अकॉर्डिंग देख लें, तो अगर हम बोलते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये है इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो सभी मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर बढ़ाने के साथ काइनेटिक एनर्जी जो है सभी मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाएगी। सभी की इंक्रीज हो गई तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी सभी की इंक्रीज होगी, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो z क्या बढ़ गया। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखो चाहे इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखो, विद राइज इन टेम्परेचर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। अब प्रेशर क्या है, हम लोगों ने ये वैल्यू जो है वो एक सिलेंडर की फॉर्म में देखी है कि ये जो है पाई सिग्मा स्क्वायर एच, इस वॉल्यूम में या वी जो बोल रहे हैं हम, इस वॉल्यूम में हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इतनी आई है। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि ये वॉल्यूम जो है हमारा वो रिड्यूस होता चला गया। ठीक है, अगर पहले इतना वॉल्यूम था, अब क्या पिस्टन लगाने से हमने प्रेशर को बढ़ा दिया। अब इनके बीच में मॉलिक्यूल्स को जो पहले यहाँ था इतनी स्पेस मिल रही थी कोलिजन के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, वो स्पेस कम हो गई है। तो कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा जोर से और ज्यादा जल्दी जल्दी आपस में कोलाइड कर रहे हैं। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो बढ़ रहे हैं। जब कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, उससे क्या होगा, हमारी ये कोलिजन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। तो कोलिजन नंबर का ये फॉर्मूला, इसमें से अगर हम इसको डिड्यूस करते हैं तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो हमारे इस एक्सप्रेशन में जैसे जैसे प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन फ्री पाथ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।